बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक स्पेशल सेशन है। इट इज़ रिगार्डिंग केस स्टडी जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है तमिलनाडु में अर्बन सैनिटेशन प्लान के बारे में। द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ कि आप लोग भी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे एज योर प्रोजेक्ट्स। तो आप लोगों को एक गाइडलाइन मिले कि अच्छा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का प्रोजेक्ट कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स शामिल की जाती हैं और उसकी आउटपुट किस हिसाब से होती है। और कहीं कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस किस किस जगह पे हों तो वो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करके फिर उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो विल हैव अ फ्यू स्मॉल वीडियोस मुख्तलिफ पोर्शंस ऑफ दिस केस स्टडी को हम देख के मैं इनको छोटा इसलिए रख रहा हूँ वीडियोस को ताकि आप रेफर बैक कर सकें अपने काम को भी जो आप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ रेफर बैक कर सकें उस प्रोसेस को भी जो हमने किसी हद तक सीखा है, और बाकी हम इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद सीखेंगे। तो ये एक इट्स अ 17 पेजेस केस स्टडी, बट यू वुड रियलाइज के इसमें से एक पेज तो ऑब्वियसली टाइटल पेज है, फिर आखिर में 3 पेज रेफरेंसेस और क्वेश्चंस के हैं, और फिर इस तरह बीच में टेबल्स के भी पेजेस हैं। तो ओवरऑल आपको 10-11 पेजेस खाली हैं जो इस केस स्टडी में हैं। तो मोर और लेस यही स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी भी केस स्टडी का। तो क्विकली इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इस केस स्टडी का। ये इसका टाइटल लिखा है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की केस स्टडी है। इसके ऑथर का नाम सामने लिखा हुआ है। एक इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव तमिलनाडु की तस्वीर लगाई हुई है जो कि इंडिया की एक बड़ी स्टेट है। ये 2021 की केस स्टडी है। ये ऑथर ने शुरू में क्रेडिट्स दिए हुए हैं अपने कोलीग्स को और वर्ल्ड बैंक में, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुछ लोगों को जिन्होंने इनकी हेल्प की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इन्होंने इशू का बैकग्राउंड बैकग्राउंड बताया। इशू यहाँ पे है अर्बन सैनिटेशन या ओवरऑल सैनिटेशन। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इस चीज़ के अंदर। और एक 2019 की केस स्टडी को इन्होंने रेफर किया है जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम की, जो कि यूएन का प्रोग्राम है, यूएन और वर्ल्ड बैंक का। उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इसका फोकस था कि दुनिया में देखें प्रोग्रेस क्या हुई है वाटर में, सैनिटेशन में और हाइजीन में। और समरी ये है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, ये रिपोर्ट ये कह रही है। तो पहली बात, प्रोग्रेस को दो इन्होंने पार्ट्स में बताया। पहली बात ये है कि द पॉपुलेशन प्रैक्टिसिंग ओपन डेफिकेशन हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली, यानी जो लोग वॉशरूम्स ओपन में यूज़ करते हैं वो बहुत कम हो गए हैं, तकरीबन आधे से भी कम हो गए हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि बेसिक लेवल ऑफ सैनिटेशन की एक्सेस जो है वो दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है, और तकरीबन दुनिया में 3/4 लोगों को ये एक्सेस मौजूद है। लेकिन आगे ये कह रहे हैं डिस्पाइट दीज अचीवमेंट्स दिस रिपोर्ट हैज़ हाईलाइटेड ऑब्स्टिकल्स। पहला ऑब्स्टिकल ये है कि जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशंस का, नंबर 6, उसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफली मैनेज सैनिटेशन है। लेकिन सिर्फ 96 कंट्रीज जो हैं इस पे अपना डेटा कलेक्ट कर रही हैं। तो सिर्फ 6 साल रह गए हैं, और दुनिया की आधे से ज़्यादा मुल्क इस पे डेटा ही नहीं कलेक्ट कर रहे। और दूसरा चैलेंज ये बता रहे हैं, ऑब्स्टिकल ये बता रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं सैनिटेशन में, ऊपर इन्होंने बताया कि इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं वो बहुत स्क्यूड हैं। यानी सोसाइटी के किसी पार्ट में तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है और किसी में नहीं आ रही। और स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है इट स्टिल लैक्स एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, जो है वो रूरल एरियाज में से हैं, यानी शहरों वालों को मिल रही हैं और गांव वालों को नहीं मिल रही हैं। और इम्प्लाइंग यानी ऊपर जो हमने इम्प्रूवमेंट बताई है, दे वर मोस्टली फ्रॉम सिटीज़। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो जितना अमीर है, जो जितना अमीर एरिया है, उसको एटलीस्ट डबल एक्सेस है इन सब चीज़ों को कंपेयर टू गरीब एरियाज के। तो एज अ समरी वो ये बता रहे हैं कि मोर इन्वेस्टमेंट्स आर स्टिल नीडेड ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने अपना केस बिल्ड किया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं लेकिन आगे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने ये केस बिल्ड किया है कि इनका प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है और उसकी फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट होंगी। तो इसी तरह आपने भी शुरू ऐसे करना है कि आप उस इशू को एड्रेस करेंगे कि वो इशू है क्या, उसके बारे में। जिस तरह इन्होंने जेएमपी
की रिपोर्ट को एड्रेस कोट किया, एसडीजीज से उसको रिलेट किया, तो आप भी इस तरह किसी एक फंडामेंटल स्टडी को जो जनरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के केस में वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बहुत अच्छी स्टडीज़ होती हैं, तो उनमें से जो भी रेलेवेंट आपकी कोई स्टडी आपको मिले तो आप उसको कोट कर सकते हैं अपने केस को बिल्ड करने के लिए। इस बैकग्राउंड बताने के बाद फिर वो अपनी केस स्टडी पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि द पर्पस ऑफ दिस केस स्टडी इज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी कैन यूज ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग टूल, यानी सीबीए के टूल को, टू असेस द इकोनॉमिक एंड सोशल वायबिलिटी ऑफ सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बैकग्राउंड और डेटा दे दिया और उसके ऑब्स्टिकल्स दे दिए, और अब बता रहे हैं कि इस सीबीए को इस्तेमाल किया जा सकता है ये देखने के लिए कि सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली और सोशली वायबल हैं या नहीं। तो अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इन्होंने फिर जो अपने केपीआईज या मेजर्स बनाए उसमें इन्होंने इकोनॉमिक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इकोनॉमिक को बेसिकली इन्होंने फाइनेंशियल के एंगल से ही लिया है। तो उसको हम देखते हैं आगे जब हम मज़ीद पढ़ेंगे। और जो स्पेसिफिक केस स्टडी ये इस्तेमाल कर रहे हैं या स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसको ये एवेलुएट कर रहे हैं वो अ, तमिलनाडु में एक सिटी वाइड फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। यानी कि जो हमारे वॉशरूम से हमारी लेटरिन से फुजला निकलता है, स्लज निकलता है, उसकी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में। तो इनकी फाइंडिंग्स ये हैं, यानी इस पूरी स्टडी की फाइंडिंग्स को ये यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो वो चीज़ यहाँ शुरू में लिख रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की, इसको एफएसएम कहेंगे ये आगे, 25.3 मिलियन US डॉलर्स है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि ये पॉजिटिव है प्रोजेक्ट। और जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो 1.22 है, यानी फॉर एवरी डॉलर स्पेंट $1.22 के इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि वो प्रोजेक्ट जिसमें नेट बेनिफिट्स पॉजिटिव हों उसको अंडरटेक किया जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारी स्टडी ने ये भी रिवील किया है कि हेट्रोजेनिटी है इस पॉजिटिव एनपीवी के पीछे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के पीछे, यानी इसके अंदर ग्रैनुलैरिटी है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। किसी एक में तो बहुत फ़ायदा हो रहा है लेकिन किसी दूसरे में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर जब ऐसी चीज़ आती है तो फिर आप इसको मज़ीद सेंसिटिविटी एनालिसिस में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये बता रहा है कि पहले हमने फिर मोंटे कार्लो सिमुलेशन की, जिसमें हमें पता चला कि बहुत वेरिएबिलिटी है, और एटलीस्ट 30% ट्रायल्स जो मोंटे कार्लो में हुए उन्होंने नेगेटिव एनपीवी रिटर्न किया। ये हम इंशाल्लाह देखेंगे मोंटे कार्लो को एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि आप कोई मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन असाइन करते हैं किसी फंक्शन को, और फिर उसको बार बार यानी 10,000 टाइम्स या 20,000 टाइम्स रन करते हैं। और यानी बार बार रन करने का मतलब होता है कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन उसमें रैंडम जो चीज़ें होती हैं उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालता रहता है। तो उससे पता चलता है कि अगर अगले 5-10 साल ये चीज़ रैंडमली होती रही तो चीज़ों में कितनी चेंज आएगी। तो ये बता रहा है कि अगर मोंटे कार्लो एनालिसिस किया जाए तो 30% रिटर्न जो डेटा में मिल रहा है वो बता रहा है कि 30% ऑफ द वैल्यूज एक्चुअली हैव नेगेटिव एनपीवी, हालांकि हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि 25.3 मिलियन डॉलर पॉजिटिव में है। और सेकेंडली जब ऐसी चीज़ आती है तो फिर आप देखने की कोशिश करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से ये हो रहा है। तो फिर वो कह रहा है कि सेकेंडली हमने टॉर्नेडो एनालिसिस इस्तेमाल किया, और उससे पता चला कि बेसलाइन डायरिया इंसिडेंसेस ये एक डेटा का सेट है, और दूसरा चेंज टू डायरिया इंसिडेंट रेट्स, ये डिटर्मिनेंट्स हैं वेरिएबिलिटी के। इसकी वजह से वेरिएबिलिटी की एनपीवी की वैल्यू के अंदर वेरिएबिलिटी आती है। फिर आगे वही लिख रहे हैं कि देर आर ऑल्सो स्टेटिस्टिक्स where there's lack of credible information, thus highlighting an urgent need for governments to implement better data monitoring process। तो कह रहे हैं ये दो चीज़ें तो हमें वेरिएबिलिटी में मिल गई, लेकिन और बहुत सारी हैं जिनके लिए डेटा अवेलेबल ही नहीं था, तो उसकी वजह से भी बहुत वेरिएबिलिटी हो सकती है। और फिर कह रहे हैं लास्टली द एफएसएम प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट फेजेस, दो अलग अलग हैं। एक शहरों के लिए है, उसका एनपीवी बहुत अच्छा है, और जो दूसरा है वो पेरी अर्बन एरियाज के लिए है, यानी ये कह लें कि ये देहात और शहर के बीच की एरियाज हैं, और उनके लिए एनपीवी कम है।
तो ये आखिरी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं हेंस दिस केस स्टडी हाईलाइट्स द इनहेरेंट टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, जिसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया अपने प्रेजेंटेशंस में, कि एफिशिएंसी होता है कि पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर वो सारे का सारा पैसा आप अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो इक्विटी नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे एक थियोरेटिकल इशू को हाईलाइट कर रहा है कि सिर्फ एनपीवी की एफिशिएंसी को देखना ठीक नहीं है, इसके अंदर की इक्विटी को भी देखने की कोशिश करें कि सबको बराबर चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, और हम उसी हिसाब से कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को देख रहे हैं कि नहीं। और इससे अगले पैराग्राफ में, जो कि इंट्रोडक्शन का आखिरी पैराग्राफ है, उसने अपनी केस स्टडी की ऑर्गेनाइजेशन बताई है कि किस सेक्शन में वो क्या चीज़ आपको बता रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस केस स्टडी में।